ऑफिस के पॉलिटिक्स की कहानी। पूजा ने अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए एक ऑफिस ज्वाइन किया और वो ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। वो सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। पूजा का ऑफिस 9 बजे का था, लेकिन वो 7 बजे ही तैयार होकर रेडी हो जाती है। माँ, जल्दी से मेरा लंच दे दो, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। जल्दी से मैं अपना लंच रख लेती हूँ और ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। घर से नाश्ता करने के बाद और लंच लेने के बाद पूजा अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में बस लेती है और ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस पहुंचकर पूजा अपने ऑफिस को देखने लगती है। ऊपर से नीचे तक देखने के बाद पूजा मन ही मन सोचने लगती है, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो जाए। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। मुझे एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनना है। ये सब सोच कर पूजा अपने ऑफिस में एंट्री कर लेती है। ऑफिस में अभी कोई नहीं आया होता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ऑफिस में पूजा का एक दोस्त रजनीश आ जाता है। तो तुम्हारी नई ज्वाइनिंग है, तुम्हारा इस ऑफिस में स्वागत है। थैंक यू सो मच रजनीश, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अभी तुम यहाँ पर बैठ जाओ और जैसे ही टीम लीडर आ जाएंगे वो तुम्हें तुम्हारा काम समझा देंगे। अच्छा ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि ये कंपनी कैसी है? यहाँ पर काम का ज्यादा प्रेशर तो नहीं है ना? ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, वो तो खुद पर डिपेंड करता है कि तुम कितना प्रेशर ले रहे हो। अगर हाँ, तुम शुरू से ही काम ध्यान से करोगी तो तुम्हें प्रेशर नहीं लगेगा। समय पर काम पूरा रखोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी देर तक रजनीश और पूजा बात करते हैं। उसके बाद टीम लीडर, जिनका नाम शैलेश था, वो वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हारी तो न्यू ज्वाइनिंग है ना? रजनीश ने तुम्हें तुम्हारा काम बता ही दिया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि इसे क्या कहना है, इसलिए काम तो इसको आपको ही बताना होगा। मुझे लगा था कि तुमने सब कुछ बता दिया होगा, पर काम चोरी के लिए तो तुम्हारे पास बहाने ही बहाने होते हैं। कोई बात नहीं पूजा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। इसके बाद शैलेश पूजा को उसके सिस्टम पर बिठाने के बाद उसे उसका काम समझा देता है और सारा काम समझने के बाद वो अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। पूजा का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए वो मन लगाकर सारा काम अच्छे से खत्म कर देती है। पूरे दिन का काम वो कुछ ही देर में खत्म करके बैठ जाती है। काम खत्म करने के बाद वो जल्दी से अपनी रिपोर्ट बना लेती है। रजनीश, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और रिपोर्ट भी बना दी है। ये मुझे किसे दिखाना है? अरे वाह, इतने जल्दी काम कर लिया। पर इतनी जल्दी काम क्यों कर लिया? अगर तुम सारा काम से जल्दी कर लोगी तो ये तुम्हें और काम दे देंगे। रजनीश की ये सारी घुमाई फ्री हुई बातें पूजा को समझ नहीं आती है और वो अपनी रिपोर्ट अपने टीम लीडर को दे देती है। अरे वाह, तुमने तो काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया है। कोई बात नहीं, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम और भिजवा देता हूँ। और पूजा उस काम को मन लगाकर फिर से जल्दी पूरा करने लग जाती है। शुरुआत में पूजा बहुत मेहनत और लगन से काम करती है। समय गुजरता जा रहा था और पूजा की दोस्ती ऑफिस के बाकी लोगों से भी हो जाती है। उन लोगों में से एक थी रेखा ने ऑफिस को नया ज्वाइन किया था। कुछ दिन की छुट्टियों के बाद ऑफिस वापस आती है। रेखा, बहुत दिनों बाद आई हो, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, दरअसल काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली थी। मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को बता नहीं पाई। हाँ, मुझे सब पता है। तबीयत खराब तो एक बहाना है, पक्का जरूर कहीं घूमने गई होगी। इस बार तो कोई बात नहीं, पर अगली बार कहीं भी जाओ तो बता कर जाना। मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ, मुझे पता होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है और काम के वक्त मैं केवल काम ही करती हूँ। बाकी अगली बार से मैं छुट्टी लेने के लिए इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। अब मैं काम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर रेखा मन ही मन कहती है, खुद को जब छुट्टी चाहिए होती है तो चुपचाप निकल जाते हैं। कौन सा मुझे बता कर जाते हैं जो मैं इनको बता कर जाऊँ? सारा काम तो हम करते हैं और क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खुद जाते हैं। रेखा के इस बर्ताव से शैलेश को रेखा बिल्कुल पसंद नहीं थी और कहीं ना कहीं रेखा भी शैलेश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शैलेश के वहाँ से चले जाने के बाद रेखा अपनी टीम से कहने लगती है,
क्या तुम लोग जानते हो, पिछली बार जो हम लोगों ने मिलकर रिपोर्ट बनाई थी उसका सारा क्रेडिट इन्होंने ले लिया था और मैडम के आगे कह रहे थे कि ये मैंने किया है, हमारा तो नाम तक नहीं लिया। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई बात नहीं क्या? अगर हमारे बॉस को हमारे काम का नहीं पता होगा तो आगे वो हमारी सैलरी कैसे बढ़ाएंगे? और वैसे भी तुम जानती हो हर ऑफिस में बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। जो भी ऑफिस में चमचागिरी करता है सिर्फ उसका ही फायदा होता है। ऑफिस में सारे लोगों की बात सुनने के बाद अब धीरे धीरे पूजा को भी ऑफिस की पॉलिटिक्स समझ आने लगी थी। उसे भी ऐसा लगने लगा था जैसे उसे उसके काम का फल मिल ही नहीं रहा है। ऑफिस में सारे सीनियर्स सारे जूनियर्स का काम छुपा देते थे और सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे और हमेशा खुद को ज्यादा बेहतर दिखाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन सैलरी आने वाली होती है। तभी टीम लीडर आकर अपनी टीम से कहने लगता है, इस बार सैलरी लेट आएगी, मैं सबको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग सैलरी का मुझसे पूछ कर मेरा दिमाग ना खराब करो। लेकिन सैलरी लेट क्यों है? इसका रीजन तो आप हमें बता ही सकते हैं। मुझे नहीं पता कि लेट क्यों है, बस मैंने कह दिया कि लेट आएगी। तो फिर तुम्हें रीजन जान के क्या करना है? आप भी तो हमसे हर चीज का रीजन मांगते रहते हैं। छुट्टी क्यों करी, लेट कैसी हो गई, काम क्यों नहीं पूरा हुआ, तो क्या हम आपसे अपनी सैलरी का पूछ नहीं सकते हैं? तो क्या ये गलत है? रेखा, तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। अच्छा क्या कर लोगे तुम? नौकरी से निकलवा दोगे? हाँ निकलवा भी सकते हो। तुम लोगों के आगे पीछे जो घूमते रहते हो, आगे पीछे घूमने वालों की ही तो सुनी जाती है। रेखा की बहुत लंबी बहस हो जाती है शैलेश से। जब ये बात शैलेश अपने आगे सीनियर्स को बताते हैं तो रेखा को सर से बात करने के लिए बुलाया जाता है और रेखा को गलत व्यवहार के लिए नोटिस दिया जाता है तो उसे कंपनी से निकाला जा सकता है। लेकिन रेखा अपनी गलती नहीं मानती है और वहाँ सिग्नेचर करने से मना कर देती है और वो उस कंपनी में रिजाइन दे देती है। रिजाइन करने के बाद रेखा अपने बाकी के टीम के पास आती है। मैं जा रही हूँ, तुम सब लोग अपना ध्यान रखना। और मैंने तुमसे कहा था ना कि चमचों की ज्यादा सुनी जाती है और उसने मुझे आज इस ऑफिस से निकलवा ही दिया। बाकी तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं तो जा रही हूँ। मैं और पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। रेखा ने वो ऑफिस छोड़ दिया था और गुजरते समय के साथ अब बाकी टीम पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करना चाहते थे लेकिन एम्प्लॉय की बात बॉस तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसके चलते काम करने वाले एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होते जा रहे थे और काम में गिरावट आ रही थी। जब काम का लॉस का पता बॉस को चलता है तो बॉस टीम लीडर को अपने पास बुलाता है। बॉस का नाम विजय था। तुमसे टीम संभाली नहीं जा रही है शैलेश, काम क्यों नहीं चल रहा है? मुझे जवाब दो। तुमसे अपनी टीम से काम नहीं करवाया जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। मैडम, मैं तो पूरा ध्यान दे रहा हूँ काम पर, मैं तो ओवर टाइम भी कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि बाकी एम्प्लॉयज को आराम करने की आदत हो गई है। एक दो को ऑफिस से निकाल देते हैं तभी सबको अकल आएगी। शैलेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो। तुम्हारे ही कहने पर हमने एक अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी से खो दिया है जो कि तुम सीनियर थे। लेकिन तुम भूल गई हो क्या? सीनियर अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन्हें भी ऑफिस से बाहर निकाला जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी एम्प्लॉयज को बोल दो आज सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ। नहीं मैम, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद जाकर बात करता हूँ। मुझे सभी एम्प्लॉयज से डायरेक्ट बात करनी है, इसलिए तुम उन सबको बता दो कि आज एक मीटिंग है और सभी को मुझसे बात करनी है। बॉस की बात सुनकर शैलेश अपनी टीम को जाकर बता देता है कि आज बॉस के साथ मीटिंग है। ये सारी बात सुनकर ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ये डिसाइड करते हैं कि वो मीटिंग में सारी बात करेंगे। देखा, अब आएगा मजा। अब तो हमें बॉस के सामने मीटिंग में सब कुछ बोलना ही होगा कि हमारा काम इतना नीचे कैसे हो गया है। हाँ बिल्कुल, मैं भी चुप नहीं रहूंगी। उस दिन शाम को ऑफिस में मीटिंग होती है। विजय सबसे डायरेक्ट बात करती है कि ऑफिस का इतना नुकसान क्यों हो रहा है। वो सबसे समस्या पूछने लगती है। तभी रजनीश कहने लगता है, मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं। जब हम काम करते हैं और हमारा काम अच्छा होता है तो हमें आपसे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए और अगर हमारा काम गलत है तो आपको हमें डांटना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है हमारे सीनियर्स आप तक हमारी बात पहुंचाते ही नहीं है और न ही हमारा काम पहुंचाते हैं। हाँ मैडम, मुझे भी ऑफिस में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने अपना सारा काम हमेशा समय पर किया है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरा काम आप तक पहुंचा है।
आप सबकी समस्या क्या है कि आपकी परेशानी को सुना नहीं जाता है? हाँ मैडम, मैंने हर एक कंपनी में देखा है कि सीनियर जूनियर एक दोनों का साथ देते हैं तभी कंपनी आगे तरक्की करती है। सीनियर्स हमसे इज्जत चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जब वो हमें इज्जत देंगे तभी उन्हें इज्जत मिलेगी। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कभी हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके काम के हिसाब से उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि वो कितना पुराना है या कितने समय से काम कर रहा है। और ऑफिस का माहौल तो तब बिगड़ता है जब हम किसी एक को छूट दे देते हैं और बाकी लोगों को बांध कर रखते हैं। मैंने तुम लोगों की बात को समझ लिया है। अब से आप सभी के काम की रिपोर्ट मैं खुद देखूंगी। और हाँ, कुछ भी परेशानी हो, छुट्टी चाहिए, सैलरी इशू या पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, वो सब आप मुझे बताएंगे। और मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मेरी कंपनी के लिए सभी एम्प्लॉय बराबर है और रूल्स भी सबके लिए एक जैसे ही होंगे। जी मैडम। एक कंपनी को चलाने वाला केवल उस कंपनी का मालिक ही नहीं, बल्कि काम करने वाले हजारों मजदूर भी होते हैं। जब तक आप उन्हें इज्जत और समानता का अधिकार नहीं दोगे, तब तक उन्हें काम करने में मजा नहीं आएगा। सभी एम्प्लॉयज दिल से काम जब ही करेंगे जब उन्हें इज्जत और तनख्वाह समय पर मिलेगी। इसलिए ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब सुशीला 2 साल की थी तभी उसके पिता की किसी बड़ी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी करके अपनी बेटी का ध्यान रखती थी। सुशीला बहुत ही सीधी साधी और सुंदर लड़की थी। आज वो पूरे 14 साल की हो चुकी थी। आज उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला की सहेलियों के लिए कुछ खाना और केक लेने के लिए बाजार जाती है। सुशीला बेटा, मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। तब तक तुम्हारा उस टेबल पर गिफ्ट रखा है तो उसे खोल कर देखो तुम, और जल्दी से तैयार भी हो जाना। मेरे आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह माँ, तुम मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई हो। मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए तो घर से निकलती है, लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं जा पाती। एक गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती की वजह से मीरा का एक्सीडेंट हो जाता है और उस रोड एक्सीडेंट में मीरा की मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और वो बेसब्री से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर बीत जाने के बाद, अरे अभी तक माँ क्यों नहीं आई? मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्त भी माँ की राह देख रही है। कहाँ रह गई माँ? काफी रात होने के बाद सारे दोस्त सुशीला के घर से चले जाते हैं और सुशीला भी अपनी माँ का इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब सुशीला उठती है तब उसे अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो बहुत मायूस हो जाती है, वो बहुत रोती भी है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से कहती है, अब इस कलमुही को हमें ही झेलना पड़ेगा। इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा गुजारा? अरे रामा, क्यों चिंता कर रही हो? भैया भाभी ने जो भी कमाया है उसकी शादी तक तो बहुत है। हाँ हाँ, गलत तो मैं ही हूँ। तुम्हारे भैया भाभी तो उसके लिए बड़े खजाने रख कर गए हैं अपनी लाडली के लिए। सबसे पहले तो उसे किसी हॉस्टल या अनाथ आश्रम में डाल दो। रमा और राघव की सारी बातें उसकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब रमा की सारी बातें सुनकर राघव गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। राघव के बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तुम पापा के पीछे पड़ी हो कि एक काम वाली लगाओ, एक काम वाली लगाओ। मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी खासी नौकरानी है, वो भी बिना पैसों की। क्या बोलती हो आप? क्या ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो। मम्मी जरा सोच कर देखो, हम सुशीला से घर के सारे काम करवा सकते हैं। घर के कामकाज के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजे कर सकते हैं। अरे वाह वाह श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, आखिर मेरी माँ पर ही गई है। श्यामा और रमा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव के घर आते ही रमा राघव से कहती है, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ हाँ, मैं तो शैतानी हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अब राघव खुशी खुशी सुशीला को घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह होते ही रमा सुशीला से कहती है,
अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी? घर का काम करने के तेरे मरे हुए माँ बाप आएंगे। सुशीला हड़बड़ाकर उठती है और अपनी चाची से कहती है, क्या हुआ चाची जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गई क्या? अरे यहाँ कोई फोकट का खाना नहीं मिलेगा तुझे, काम करना होगा काम, समझी? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी। बर्तन मांजना, कपड़े धोना और बाकी घर के सारे काम, झाड़ू पोछा सब तुझे ही करना है। और हाँ, अगर मुझसे या मेरी बेटी से तूने जरा सी भी जवान लड़ाई तो तेरी जवान खींच लूंगी, समझी? उस दिन से रमा और श्यामा सुशीला को बहुत परेशान करने लगे। दिन भर सुशीला से काम करवाने के बाद भी रमा उसे रात को चक्की में आटा पीसने का काम देती है और फिर इसी कारण सुशीला को अपनी माँ की बड़ी याद आती है। तो रात में वो सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने उसे जो जन्मदिन पर ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से रंग बिरंगी मोतियों और डायमंड से भरी होती है। उस ड्रेस को देख सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन भर की थकान 1 सेकंड में भूल जाती है, पर वो चुपचाप से अपने चाचा को वो ड्रेस दिखाने के लिए चली जाती है और धीरे से अपने चाचा से कहती है, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी उठकर सुशीला से कहते हैं, क्या हुआ बेटी? चाचा जी देखो तो, मैंने अपनी माँ की दी हुई ड्रेस निकाली। बेटी, यह तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभालकर अपनी अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन पूरे दिन भर काम करके सुशीला जैसे ही शाम को अपने बेड की तरफ जाती है तो उसकी चाची उसको अपनी बेटी के सूट पर कढ़ाई करने के लिए दे देती है। तो इस काम को देख सुशीला अपने आप से बोलती है, दिन भर का काम करवाने के बाद चाची मुझे रात को भी काम दे देती है ताकि मैं रात में ठीक से सो भी ना पाऊँ। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहनूंगी। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। इतना कहकर सुशीला अपनी चाची की बेटी का सूट वहीं टेबल पर रख देती है और अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन लेती है। सुशीला वो ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी और वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी कि तभी सुशीला अपनी आंखें खोलकर देखती है तो चाची ने जो काम सुशीला को दिया था वो अपने आप ही हो चुका था। चाची की बेटी श्यामा के सूट पर कढ़ाई अपने आप ही हो गई थी। तो सुशीला उसे भी देख बहुत खुश होती है। अब रात को सुशीला आराम से सो जाती है। सुबह होते ही चाची कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा और तू यहाँ सो रही है। और रात को मैंने तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना, उस पे तूने कढ़ाई कर दी? जी चाची जी, हो गया। चाची श्यामा की ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब वो हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात को सो ना पाए और वो जल्द से जल्द घर छोड़कर भाग जाए ताकि सुशीला की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन अब तो सुशीला रोज रात को अपनी माँ की दी हुई वो जादुई ड्रेस पहनती और रात का सारा काम जल्दी से निपटा कर सो जाती थी। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है, क्योंकि आप उसे इतना काम देती हो? क्या माँ, आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है, क्योंकि आप उसे इतना काम देती हो जो रात भर में भी पूरा ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश भी रहने लगी है, वरना इतना काम करने के बाद तो चेहरे पर मायूसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली। रात के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या बोल रही है तू बेटी? हाँ माँ, सच्ची तो बोल रही हूँ मैं, दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। अब रमा और श्यामा दोनों ही सुशीला पर नजर रखे हुए थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंखों में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे हुए थे। हर रोज की तरह सभी रात में सो गए होंगे, ये सोचकर सुशीला ने अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन ली और घर के सारे काम झट से कर ली। तो उसे देख रमा बोली, अच्छा तो ये बात है। फिर रमा और श्यामा दोनों ही भागकर सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ते हैं, लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही उन दोनों के हाथों में आग लग जाती है और दोनों के हाथ जलने लगते हैं।
जैसे ही वो हाथों को अपने पीछे करती है तो आग बुझ जाती है, लेकिन हाथ बेरहमी से जल चुके थे। वो दोनों भागकर किचन में पानी की ओर भागती है तो आज पानी भी ठंडे की जगह गरम गरम निकल रहा था। ये देखकर रमा श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से कहती है, सुशीला, हमें माफ कर दो सुशीला। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज सुशीला, तुम हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। फिर सुशीला अपने जादुई ड्रेस से बोलकर उन दोनों की हाथों की आग बुझवाई और उनका हाथ ठीक कर दिया। फिर उस दिन के बाद रमा और श्यामा का व्यवहार सुशीला के प्रति बदल गया। अब तो सुशीला ने अपना एडमिशन भी करवा लिया था। आखिर उस दिन से फिर सभी परिवार एकजुट होकर मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।